नंबियार जी के साथ प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको दिवाली सुखद हो, बहुत अच्छी हो, हर जगह पे सुख शांति, हर जगह पे सुख शांति हो, हर जगह। हम तो इसी की प्रार्थना कर सकते हैं। प्रदीप जी और मैं हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ के सभी दर्शकों को एक बार फिर दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। दिवाली प्रगति लाए, सुखद हाल लाए। The farmers become prosperous. I hope so. And I hope those rains which were missing, I hope they rain. They come back. In somewhere, especially in Marathwada, so that the sowing of the Rabi season can take place. वो क्या है कि बहुत तकलीफ हो रही है वहाँ पे, क्या सिर्फ 15 या 20% 20 या 25% अभी तक बुआई हुई है। तो रबी सीजन साहब बहुत तकलीफ होने वाली है अगर अभी पानी नहीं बरसा तो। And Prime Minister Modi requesting all the countrymen that please आप वोकल फॉर लोकल दिवाली में जब भी खरीदे तो लोकल वेंडर्स से खरीदे, लोकल वेंडर्स को प्रोत्साहित कीजिए। But I must say this by the way, I talked to a couple of people, a lot of people who had gone out for shopping. Yes sir. ये बड़े दिनों के बाद हुआ है। मुझे मतलब मजा आ रहा है बिल्कुल ये बोल करके कि भाई पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मेड इन चाइना नहीं है कहीं पर भी। वो लाइट्स वाइट्स भी जो हैं सारी की सारी सब मेड इन इंडिया है। मतलब इट्स फैंटास्टिक, very very frankly speaking, it's absolutely lovely. So one good thing about it, when the Prime Minister, the head of the state, the head of the country, he pleads to the people that please take care of अपना जो विश्वकर्मा बंधु है, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट अलग अलग चीज पॉटर से लेके कारपेंटर से लेके हर चीज इनके प्रोडक्ट्स आप खरीदिए और फोटो निकाल के नमो ऐप में भेजिए। Now even the smallest things, when you have the country head speaking like that, And that is most inspiring. Most inspiring. Most Yes. inspiring. Most inspiring. तो उसी And when we talk like that, you know exactly the kind of reaction we get from our other friends. Yeah. अरे भाई जो अच्छी चीज है उसकी तारीफ तो करेंगे। अरे भाई जो जबरदस्त चीज हुई है हिंदुस्तान में उसकी हम तारीफ नहीं करेंगे क्या? क्या क्या कहेंगे उसके बारे में? मतलब बुराई करेंगे क्या कि अपना नहीं खरीदिए? प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल, इससे ज्यादा अच्छी चीज और क्या हो सकती है? सबसे बढ़िया चीज जो है हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वो ये है कि आप लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें, जो यहाँ पर लोग बना रहे हैं वो खरीदें। Exactly sir. जो पुराने अभी तक हमें याद है, हम बच्चे हुआ करते थे जो दिए और वो जो हट्टियां वगैरह लेने के लिए जाया करते थे दिवाली के लिए, वो सब यहीं बनती थी। हमारे सारे कुम्हार जो है सब लोग यहीं पे बनाया करते थे। Yes, yes, yes. एक बार फिर वो ट्रेडिशन, वो परंपरा जो है एक बार फिर वापस पुनर्जीवित होनी चाहिए, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं। फिलहाल आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। अरे क्या लग रहे हैं साहब, आज क्या लग रहे हैं, देखिए ना, वो बिल्कुल पीले रंग का कुर्ता पहन रखा है, बिल्कुल। आज बृहस्पति का दिन है, बृहस्पति का वैसे रंग भी पीला होता है। क्या बात है सर, गुरु महाराज का आपने रंग पहन रखा है आज, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः। क्या बात है साहब, जबरदस्त, फैंटास्टिक। सर यही बात कर रहे थे कि मैं पहली बार मैंने देखा मार्केट में जाकर के, बड़े सालों के बाद ये देखने को मिला। मतलब मैं तो गदगद हो गया, मतलब खुशी से, कि ज्यादातर वहां पर 99% सिर्फ मेड इन इंडिया गुड्स दिख रहे हैं आज की तारीख में दिवाली के। वो जो मेड इन चाइना जो ट्रेडिशन चल गया था वो तकरीबन नहीं दिख रहा है इस वक्त मुंबई में, तो बाकी जगह का मुझे मालूम नहीं है। अभिषेक मिश्रा जी बताएं इसके बारे में जरा। देखिए ऐसा है कि मोदी जी ने राष्ट्र के आत्मसम्मान को, भारतवासियों के स्वाभिमान को बढ़ाया है और भारतवासी अब इस बात को समझ रहे हैं कि हमें वोकल फॉर लोकल होके जो हमारे अपने देश के जो लोग जो इन चीजों को बनाते हैं, जो इन चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन देना है। उन इस तरह से हम भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं। तो इसके पीछे हमारे देश का रोजगार है, का जो मजदूर है, जो लेबरर है, वो भी आर्थिक रूप से होगा और इकोनॉमी जीडीपी भी मजबूत होगी। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन के साथ साथ एक सोशल गेन, सोशल बेनिफिट
इन लोगों को लगता है, एक मजदूर वर्कमैन को भी, कि जो भी भारतवासी है वो मेरी चिंता कर रहा है। तो सभी अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास में इंटीग्रेशन का भाव है। जो दिवाली का असली स्पिरिट है कि हम सब एक हैं, हम सब जो है अच्छाई की तरफ जाएंगे, सत्य की विजय होगी। तो सत्य और अच्छाई का ये भी रूप है कि पूरा समाज एक होगा, पूरा समाज आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करेगा और विदेशी सामान लेने के बजाय भारतवासियों का सामान लेकर भारत की जनता भारत को मजबूत करे। Fantastic, absolutely fantastic, really and truly lovely. Pradeep ji. Yes, मोदी साहब का जो वोकल फॉर लोकल, दैट फैंटास्टिक थीम, इट इज कैचिंग अप। और बोले कि हमारा नमो ऐप में आप फोटो निकाल के भेजिए, हमारे विश्वकर्मा बंधुओं से आप सामान खरीदिए। मैं 13,000 करोड़ का बजट विश्वकर्मा योजना के लिए लगाया हूं, आप मेड इन इंडिया सेल्फी लेकर भेजिए। एट द सेम टाइम मोदी साहब ने आलोचना किया कांग्रेस का, बोला इनका मॉडल लापता मॉडल है, लापता मॉडल, बिजली लापता, सड़कें लापता, पानी लापता, रोजगार लापता, घर लापता, ना इतना किसान कल्याण भी लापता, यानी ये एक लापता मॉडल चल रहा था। क्या ये जरूरी था अभिषेक मिश्रा जी? क्या ये जरूरी था कि कांग्रेस के 60 साल को आपने लापता मॉडल कहने की कोई जरूरत था? कांग्रेस पार्टी का भारत के डेवलपमेंट में बहुत कम योगदान रहा है। उन्होंने तो देश की इकोनॉमी को बैकवर्ड बनाया। आप पिछले डिबेट में इस पे काफी डिटेल में बता चुका था। तो मोदी जी ने एक सही दिशा दिखाई, मोदी जी ने सही सोच दिखाया। उन्होंने देश को संकल्प दिया कि देश कैसे वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी में आएगी, देश कैसे समृद्ध होगा, देश कैसे डेवलप्ड होगा, भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा, ये मोदी जी ने सिखाया। और कांग्रेस पार्टी जब तक सरकार में रही, देश पिछड़ा रहा, गरीब रहा, सोशलिस्टिक पैटर्न, समाजवाद इकोनॉमी के कारण देश में तरक्की, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटलिज्म नहीं हो पाया, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, देश मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाया। ये तो कांग्रेस पार्टी इकोनॉमी के विषय पे ना ही बोले तो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी की हो या माननीय मोदी जी की है, यही सरकार ने भारत को विश्व से इंटीग्रेट करके विश्व मार्केट में भारत का कैसे प्रोडक्शन बढ़े, विश्व स्तर पे भारत की इकोनॉमी कैसे बढ़े और भारतवासी कैसे आंतरिक रूप से समृद्ध हो, इस पे पूर्ण फोकस किया है। तो कांग्रेस की किसी भी बात को इकोनॉमिक्स के विषय पे, भारत की अर्थव्यवस्था के विषय पे कृपया ना आप सीरियस लीजिए, ना देश की जनता सीरियस लेती है। मिश्रा जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहना है कि राजीव गांधी जी ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का ख्वाब और मनमोहन सिंह ने इनका इनकॉर्पोरेशन किया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, उनका कहना है इलेक्ट्रिसिटी मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में सपना था कि हर घर में हम लोग, हर रूरल घर में लाइट होगा, लाइट का मीटर फिट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। बोले वी स्टार्टेड दिस कैंपेन और सब ऐसे योजना हमने कर दिया। बट प्रियंका गांधी आगे जाकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपने अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक किया ही नहीं है, आपने अग्निवीर स्कीम तो लाए, 4 साल में लोगों को बेरोजगार करोगे। मिश्रा जी, 4 साल में आप लोग बेरोजगार करोगे और बेचारे वो 4 साल के बाद रिटायरमेंट के लाइफ जिएंगे विदाउट एम्प्लॉयमेंट। व्हाट हैव यू डन? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया ही नहीं है। दैट इज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। यू हैव नॉट क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट। वादे 2 करोड़ जॉब्स का विफल हो गए। देखिए, पहली बात, राजीव बजाज जी जानते हैं कि 2014 से पहले, मोदी जी की सरकार आने से पहले कितने गांवों में बिजली गई थी, ये सच्चाई हम और आप जानते हैं। इसलिए हम कृपया से मुंह ना मोड़े। भारत की अधिकांश जो ग्रामीण भाग था उसमें बिजली की समस्या थी। ये मोदी सरकार आने के बाद ही समस्या हल हुई है, ये एक ग्लोबली एक्सेप्टेड फैक्ट है। तो कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी जी के नाम पे कोई स्कीम की बात करे, वस्तुस्थिति ये है कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में अगर जाते, 2014 से पहले अधिकतर ग्रामीण भागों में बिजली की समस्या थी। मोदी जी के आने के बाद वो समस्या हल हुई है। दूसरी बात, जो आपने अग्निवीर की बात कही, तो ये लोग वीर हैं, ये भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये नौजवान भारत की सेना के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसको कांग्रेस जो पॉलिटिकल तराजू से देख रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अग्निवीर का अपमान ना करें, अग्निवीर का मनोबल ना कमजोर करें। वो देश के लिए, देश की सरहद पे खड़े हैं, देश को मजबूत करने के लिए। देश, वो बहादुर देश के सिपाही हैं, वो आपकी तरह लालची और स्वार्थी नहीं है।
वो आपकी तरह पॉलिटिकल गेम्स नहीं सोचते, वो आपकी तरह ये नहीं सोचते कि मुझे कांग्रेस पार्टी क्या क्या नकली बातें बेनिफिट्स की बता रही है। वो जानते हैं कि भाजपा सरकार ये स्कीम लाई है, देश हित में लाई है, जवानों के हित में लाई है, नौजवानों के हित में लाई है, उन सिपाही और जो सोल्जर्स है उनके हित में लाई है, और वो देशभक्ति से उत्प्रोत होकर सेना में जाके अग्निवीर के माध्यम से राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कृपया करके मैं इनको चेतावनी देता हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को चेतावनी है, कृपया करके देश की सेना के साथ खिलवाड़ न करें, देश के अग्निवीर के मनोबल के साथ खिलवाड़ न करें। ये बहुत ही नई बात क्या है सर? क्या राहुल अभिषेक मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा, एक मिनट, क्या राहुल गांधी ने से कोई डील किया है? क्यों वो देश की सेना के स्ट्रक्चर के साथ कैसे कमेंट कर रही है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? ये चीन को मजबूत करने के लिए राहुल प्रियंका बयान दे रहे हैं। अग्निवीर एक आर्मी का सिस्टम है, आर्मी के सिस्टम में इंटीग्रेटेड सोल्जर्स है, ये टेक्निकल सेंसिटिव इश्यू है, इस पे कोई कमेंट कोई ना करे पॉलिटिकल व्यक्ति। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी, छोटी सी बात, यहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी को सरकार को थोड़ा दोषी मानता हूं। सब ये अग्निवीर स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई है, वास्तविकता में ये कोई नई स्कीम नहीं है। आप जरा ध्यान से देखें ना, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है वो भी 5 साल के लिए होती है ना सर, उसको चेंज करके अब जवानों के लिए ला दी गई है अग्निवीर स्कीम। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सीधी साधी बात है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, ये हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं दोहरा रहा हूं, वैसे ही अभिषेक मिश्रा जी को बोलना चाहिए था, ये मैं बोल रहा हूं, शायद वो भूल गए। 1971 में अभिषेक मिश्रा जी, आपको याद होगा, हमारी फौजों ने लेड बाय फील्ड मार्शल मानेकशॉ, लेटर ऑन फील्ड मार्शल मानेकशॉ एंड लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, वी वन द ग्रेटेस्ट विक्ट्री एवर। युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी विक्ट्री हमारी फौजों ने देश के लिए लाई। You must be aware of how the government of that day repaid and showed its gratitude to the armed forces. I don't know whether you are aware, sir. In 1973, the 5th Pay Commission, certainly set up by the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, repaid our armed forces by getting rid of OROP. OROP cancel कर दिया sir. One rank, one pension, which was enforced till that day to repay the armed forces and show the gratitude of the government of the day towards the armed forces, we cancelled OROP, जिसका 70% के 75% अभी मोदी जी ने दोबारा रीइंट्रोड्यूस कराया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे सर, तो इस विषय में जरा बात होनी चाहिए ना थोड़ी सी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का क्या रिकॉर्ड रहा है आर्म फोर्सेस को लेकर के? अभिषेक मिश्रा जी, कांग्रेस का यही रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने हमेशा मोरल को कमजोर किया। देश की सेना के नेहरू जी के टाइम से अगर हम शुरुआत करेंगे, आई विल गो बिफोर 71, जवाहरलाल नेहरू ने जब 58 में 59 में बार उस समय जनसंघ से अटल जी ने और कई प्रमुख लोगों ने चेताया था कि चीन का जो तिब्बत पे हो रहा है कब्जा, और ये देश के लिए खतरा बनेगा आगे चलकर। और तब जब नेहरू जी ने कहा था कि वहां तो कुछ उगता ही नहीं है, तो तभी विपक्ष के सांसद ने कहा था कि नेहरू जी, आपके आपके सर पे बाल नहीं है, उगता नहीं है, तो क्या आपको हम भेज दें, छोड़ दें? तो अगर तिब्बत में कुछ अगर नहीं एग्रीकल्चर उगता है तो हम तिब्बत को छोड़ दें? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये नेहरू जी का ही, और सरदार पटेल ने भी पहले नेहरू जी को समझाया था कि चाइना का इंटेंशन और जो उसका एटीट्यूड और बिहेवियर सही नहीं है भारत के प्रति, परंतु नेहरू जी ने आंख बंद कर लिया, चाइना को यूएन में परमानेंट काउंसिल में सीट दिलाया। तो ये तो इंदिरा जी, तो उनकी डॉटर बहुत बाद, वो तो वंशवाद है, पाप का वंशवाद, मैंने पिछले डिबेट में कहा ही था। इंदिरा जी तो बहुत बाद में आई, नेहरू जी ने देश को कमजोर। आप बताइए 1962 के वॉर में हमारे सोल्जर्स के पास शूज नहीं थे, आज कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पे बात करती है? मोदी जी ने आर्मी को मॉडर्नाइज किया, भाजपा सरकार में आर्मी को सारी मॉडर्न फैसिलिटीज दी गई, नेहरू जी के सरकार में जूता तक नहीं दिया गया, उनको इतना कमजोर रखा गया कि वो चाइना से ठीक से लड़ नहीं पाए बेचारे, क्योंकि उनके पास बेसिक नहीं, वो इतने बहादुर थे, परंतु बेसिक जो चाहिए एक आर्मी मैन को वो नहीं नेहरू ने दिया। नेहरू तो इस देश के मिलिट्री हिस्ट्री पे, देश के हमारे बहादुरी के हिस्ट्री पे एक महाकाव्य है, और इंदिरा जी ने वही आगे चलाया, ओआरओपी हटाया। वो तो मोदी जी जब आए और मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे तो ओआरओपी देकर वापस फौज में पैरिटी लाया गया, सम्मान दिया गया। तो ये तो मैं तो कहता हूँ इंदिरा जी ने जवाहरलाल नेहरू से ही
ये पाप शुरू हुआ है देश की मिलिट्री को कमजोर करने का, और अटल जी ने कारगिल में विजय कराकर और फिर मोदी जी ने सेना को मजबूत करके सारे संसाधनों से लेस करके अब आर्मी को मजबूत किया है. And on that, I don't think there can be any argument. There is no argument. There are no ifs and buts. और तो और छोड़िए प्रदीप जी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, when we both met नरेंद्र मोदी जी, he was chief minister that time गुजरात में. You know what? You remember what he was working on? बिल्कुल. अरे ये तो बताने वाली बात है. प्रदीप जी और हम मिलने गए थे नरेंद्र मोदी जी से, किसी और कारणवश गए थे, लेकिन he was working on something which is very interesting. अभिषेक मिश्रा जी, जो कच्छ में हमारी बीएसएफ की जो आउटपोस्ट है कच्छ में, वहां पर डू यू नो द बीएसएफ वाज गेटिंग वाटर थ्रू म्यूल ट्रेन. वो खच्चरों के ऊपर लाद करके इतने बड़े बड़े जो वो जो कश्ती होती है ना पानी की, मुश्क जिसको बोलते हैं, वो लाद करके बीएसएफ के कैंप तक जाती थी. मिस्टर मोदी एज चीफ मिनिस्टर, whereas that was not part of his jurisdiction, as chief minister brought in the first fresh water pipeline right up to the border of Kutch, so that the BSF jawans would not have to wait for the mule train to come for fresh water. I mean, this is crazy, absolutely crazy. मुझे तो लगता नहीं कि अग्निवीर के ऊपर कोई खास कमेंट वगैरह होना चाहिए. But in terms of the economy, where do you see what is the next step which is coming? Abhishek Mishra ji. In terms of economy, definitely what I see is for the small and medium sector, the MSME, for medium, small and micro industries, there is going to be huge loan given for their development, because that is the backbone of our economy. That is how the economy will give employment to a larger section of people, especially smaller towns and the rural areas. So MSME sector, I definitely see a huge thrust of the government to provide employment, and I think that will be the game changer for the economy. Wonderful, and it was wonderful to see your picture, by the way, with Lal Krishna Advani ji yesterday. That was really wonderful. Sir, would you like to wish him again for our viewers, for the benefit of our viewers? He was the 96th birthday of Lal Krishna Advani ji. Would you like to say something, Abhishek Mishra? Yeah. So Advani ji, even today, उनकी जो daughter है प्रतिभा जी, so I am on good terms. So she said you please come and wish. तो Advani ji का ये है कि he is still a fountain house of energy. And you still feel a tremendous kind of strength coming from him. So he is the founder of BJP. He is from whom even Modi ji derives inspiration. So for me, every year to visit Advani ji, to take blessings, to meet him, to be in his presence itself is a very, you can say, a spiritual movement, because he is the person who saw the partition, he saw the start of Jansangh, he saw the emergency. Then he saw the dissolution of Jansangh, he saw the creation of BJP, then he saw the BJP coming to power for the first time, then BJP coming to power for a 5-year term. So he saw the entire stretch of Indian history. In Advani ji, as if the nation is sitting in front of you. From partition, BJP's creation, BJP is coming to power, and today BJP being an absolute majority. So Advani ji is the central point of the entire journey from pre-partition to a nationalistic government, BJP coming in power in the country. And that's why yesterday I had gone in the morning, and in the evening later Modi ji, Amit Shah ji, Rajnath ji, all of them, JP Nadda ji, they all went and took his blessing. Because Advani ji today at the age of 96, he is still hale and he has a smiling face, and he still, you can still feel that he is our law purush. Mishra ji, Modi ji never leaves an opportunity. बोले कि OBCs को justice अगर किसी ने किया है, तो this BJP government has provided justice. Said BJP made me an OBC person the Prime Minister of this country. He says we have got 27 OBC ministers, 85 OBC MPs, 365 OBC MLAs, 65 MLCs for the Vidhan Parishad. Now this is Modi Shah. Rahul Gandhi is criticizing this. राहुल गांधी जी बोला, मैं जब जाति जनगणना की बात करता हूं, व्हेन आई से द बिगेस्ट पॉपुलेशन जाति का संख्या है ओबीसी प्लस एससी एसटी
तो मोदी साहब बोल रहे हैं, इसको दरकिनार करके कहते हैं कि सबसे बड़ा संख्या गरीबों का है और मैं गरीबों के लिए काम करता हूं। तो अचानक आप दल बदलते रहते हैं कि कभी गरीब के साथ है, कभी ओबीसी के साथ है। अभी आप ओबीसी के मसाया बनकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिकल है, 5 स्टेट में ओबीसी का वोट चाहिए, तेलंगाना में ओबीसी। तो हाउ डू यू सी राहुल गांधी क्रिटिसिज्म कि व्हेन आई से मिस्टर मोदी सेज गरीब is the biggest sankhya, and otherwise Mr. Modi is always praising that OBC's justice has been provided by BJP. अभिषेक मिश्रा जी, देखिए वो कहावत है हिंदी में, जाकी भावना जैसी देखी प्रभु मूरत ऐसी। मोदी जी जब ओबीसी समाज या गरीब समाज जो देश का है उसको देखते हैं तो उनके पीछे उनकी भावना होती है कि इनका भला कर दूं, इनके लिए मैं अच्छे स्कीम्स लाऊं, इनके लिए अच्छी योजनाएं लाऊं, इनका विकास हो, इनका कल्याण हो, इनकी समृद्धि प्राप्त हो, ये सशक्त बने, ये मजबूत बने, ये आगे बढ़े, ये तरक्की करें। तो भावना ओबीसी समाज के लिए ये है। अब राहुल गांधी वो जब देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, मैं देश को बांट कैसे दूं, मैं कास्टों में लोगों को बांट कैसे दूं, मैं ओबीसी समाज को बांट कैसे दूं, मैं देश के ओबीसी और अन्य समाजों में बंटवारा कैसे पैदा करूं, कैसे मैं देश को कमजोर कर दूं, कैसे अपनी राजनीतिक फायदा को उठा लूं, कैसे कांग्रेस पार्टी का फायदा कर लूं, कैसे मैं अपना राजनीतिक फायदा कर लूं, कैसे मैं अपने जो फॉरेन में बैठे हुए जॉर्ज सोरोस है उन लोगों ने जो ऑर्डर दिया है मुझे देश को कमजोर करने का, कैसे मैं जाति को इस्तेमाल कर लूं। कभी ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया उठाते हैं, कभी ये जाति उठाते हैं, कभी ये कुछ और उठाते हैं। तो मोदी जी का जो विजन है ओबीसी के प्रति वो कल्याणकारी है। राहुल गांधी का जो विजन है ओबीसी के प्रति वो विभाजनकारी है। राहुल जैसे जिन्ना का था, जिन्ना आजादी को देख रहा था पार्टीशन के चश्मे से, कमजोर कैसे करना है, तोड़ कैसे देना है, बर्बाद कैसे कर देना है, बंटवारा कैसे करना है। सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, ये लोग देख रहे थे आजादी को कल्याण की नजर से, भारत को लॉस्ट ग्लोरी कैसे प्राप्त करना है, भारत को मजबूत कैसे करना है, भारत को सशक्त कैसे करना है, भारतवासियों को एक कैसे। तो सरदार पटेल चाह रहे थे इंटीग्रेशन और जिन्ना चाह रहा था पार्टीशन, और था एक ही चीज आजादी के इर्द गिर्द दोनों का अलग अलग विजन। पटेल जी का आजादी का विजन था इंटीग्रेट हो इंडिया, जिन्ना का आजादी का विजन था पार्टीशन हो इंडिया का। उसी प्रकार आज मोदी जी सरदार पटेल का लेगेसी लेके जा रहे हैं। उनका जो वो देखते हैं ओबीसी तो वो सोचते हैं कल्याण हो, राहुल गांधी जब देखता है ओबीसी वो सोचता है बंटवारा करो, जातियों का अपना फायदा करो। तो राहुल गांधी मॉडर्न डे मोहम्मद अली जिन्ना है और मोदी जी मॉडर्न डे सरदार पटेल है। तो आपने हाईजैक कर लिया, सरदार पटेल को हाईजैक कर लिया, महात्मा गांधी जी को हाईजैक कर लिया, बाबा साहेब अंबेडकर को हाईजैक कर लिया। अब कांग्रेस के पास सिर्फ नेहरू जी है, नेहरू जी है, आपने छोड़ दिया नेहरू जी उनके पास। रॉन्ग वर्ड, उनके जो विचार हैं उस विचार पे हम जो काम करेगा वही वारिस है। अब राहुल गांधी अगर मोहम्मद अली जिन्ना के विचार पे काम कर रहे हैं देश को कमजोर करने के, तो वो जिन्ना के वारिस हैं। हम अगर सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार पे काम कर रहे हैं देश को मजबूत करने के, तो हम सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल के वारिस हैं। ये लड़ाई विचारों की है ना प्रदीप जी, ये व्यक्तिगत लड़ाई है नहीं। दिस इज अ फाइट ऑफ थॉट्स, ऑफ आइडियोलॉजीज। वी आर ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ सरदार पटेल एंड सुभाष चंद्र बोस। Rahul Gandhi is the ideology of Mohammad Ali Jinnah. Now, Abhishek Mishra ji, let me draw your attention to what appeared in the Hindustan Times today. There's a story over there written by the National Affairs editor that says that Mr. Amit Shah has announced a caste-based survey, an OBC survey from the BJP. The BJP has resisted it for a long time, but seeing that now the India Alliance is using that as a major weapon against the BJP may have changed its mind with regard to an OBC or a caste-based survey. Is that correct, or is that just newspaper speculation? Because this person who has written the story has actually quoted JP Nadda ji, has quoted Amit Shah ji from a confidential meeting which allegedly took place some time back. Abhishek Mishra ji. I will wait for an official announcement. I will not comment on some newspaper article. It doesn't matter. Let us wait for the leaders themselves to announce, for the party officially to announce. So I cannot comment as a spokesperson on an article which is on just on sources. I have to wait for Nadda ji, Modi ji, Amit Shah ji, or the party official to comment. Yes, but the only thing is but the only factual thing in that article is that at the time when Nitish Kumar ji announced the OBC survey or the caste-based survey in Bihar, the Bharatiya Janata Party was a partner in the government. So in effect, the BJP per se does not have too many objections.
to a proper biometric caste-based economic-based survey or census? Mr. Mishra. I'll be honest to you. Nationally, the BJP, the Bihar unit may have some views. Nationally, the BJP has still not given its open stance on whether we are for a survey or not. So, unless the senior leaders, the party high command, gives out a direction, I as a spokesperson, I cannot comment. Let us wait. This is a very sensitive matter. Let us wait for the senior leaders, the high command, to got an open statement on this issue. Mishra ji, Abhishek Mishra ji, the Gram Panchayat polls, is it giving some direction that Devendra Fadnavis ji has managed it so well? The Gram Panchayat, BJP top scoring, followed by Ajit Pawar, and then followed by Eknath Shinde ji. All along, सब सर्वेस यही कह रहा था कि शरद पवार जी के लोग गए हैं, शरद पवार जी के वोटर्स नहीं गए अजित पवार जी के पास। एकनाथ शिंदे जी उद्धव जी को छोड़ के गए हैं, उद्धव ठाकरे जी के वोटर्स, बाला साहब जी के वोटर्स अभी भी वहीं पर है, इस तरफ आए नहीं एकनाथ शिंदे जी के पास। मगर द ग्राम पंचायत पोल्स हैव शोन क्लियर कट, नंबर 1, इट एस्टैब्लिश देवेंद्र फडणवीस सुप्रीमेसी जो महाराष्ट्र में है, चुपके से लाइंग लो, त्याग बलिदान करके अपना पावर छोड़ के उन्होंने ये दिखा दिया ऑर्गेनाइजेशन अभी भी साथ में है, और जबरदस्त परफॉर्मेंस देवेंद्र फडणवीस जी ने किए। वैसे ही बीजेपी के हर कार्यकर्ता चुपचाप अपने काम किए। सो इज दिस द न्यू वे द थिंग्स आर? नेता भी गए, वोट शेयर भी गए, पवार साहब के लोग भी गए, वोट शेयर भी गए। हाउ डू यू सी दिस पोल्स, ग्राम पंचायत पोल्स? Maharashtra, the people of Maharashtra are always development friendly. They see that the Shinde Fadnavis Ajit Pawar government is there to help, to contribute to make Maharashtra a stronger, more prosperous state. And the villages of Maharashtra, the rural Maharashtra has seen that actually delivery has started very well, that schemes are going on in a very nice direction, that the leaders are actually working on policies and schemes, that the officers are really implementing what the state government is deciding. So the rural Maharashtra has given out a clear message that yes, we support the Shinde Fadnavis Ajit Pawar government, we support the BJP Shiv Sena NCP government, we support the development model of Narendra Modi ji, Devendra Fadnavis ji, Eknath Shinde ji and Ajit Pawar ji. So this is a very clear direction of the mood of the people. The people are with the BJP, people are with the Shinde Fadnavis Pawar government, the people are with the, they want to support the Narendra Modi government at the center, and they want to create this double engine Sarkar of Modi ji at the center, and Devendra ji, Shinde ji and Ajit Pawar at the state. So this is a very clear cut message given by the rural Maharashtra in the Gram Panchayat polls by giving BJP and Eknath Shinde ji, Ajit Pawar ji maximum votes, and definitely Uddhav Thackeray and Sharad Pawar now can see the writing on the wall that it is now the future is very bleak for them. Even not only the leaders have left them, the workers have left them, the people have left them. But Abhishek Mishra ji, I cannot, because 7:30 today there are some Diwali programs, so I request. Right, but just one final question, last question for you. Please. ये छगन भुजबल जी को क्या हो गया सर? छगन भुजबल जी तो बड़े वरिष्ठ नेता, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वेरी फ्रैंकली आई हैव सीन, वरिष्ठ नेता हैं साहब, मंत्री हैं, उनको क्या हो गया? मतलब इस तरीके से सरकार को अटैक करना, एकनाथ शिंदे जी को अटैक करना, और दूसरी तरफ हमारी पंकजा मुंडे जी जो हैं वो भी बोल रही हैं इंटेलिजेंस फेलियर है, ये है वो है, ये क्या हो रहा है? मतलब ये क्या साजिश है टू अंडरमाइन मिस्टर देवेंद्र फडणवीस? मिस्टर फडणवीस इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब इन माय ओपिनियन सर। देखिए छगन भुजबल जी हमारे सरकार में मंत्री हैं जी, he is a renowned OBC leader. Yes. तो उनके OBC कम्युनिटी के लिए हमेशा स्टेटमेंट्स आते हैं जी। He had left बाला साहब ठाकरे शिव सेना on this मंडल issue. Yes. तो छगन भुजबल जी पे एकनाथ शिंदे जी ने तो कहा ही है ऑफिशियली कैबिनेट में भी कि प्लीज डोंट गिव आउट स्टेटमेंट्स इन मीडिया। ना भुजबल जी भी ना सीनियर लीडर, सो देवेंद्र जी और एकनाथ जी उस विषय पे ध्यान देंगे बिकॉज ही इज अ ओबीसी लीडर फ्रॉम his whole politics is around OBC. Definitely he speaks for his community, and that will be sorted out between our senior leaders and Chhagan Bhujbal ji and Ajit Pawar ji. और पंकजा मुंडे जी? Pankaja Munde is our national secretary as of now, as of today, as of this moment. She is Bharatiya Janata Party operator secretary. So she is our senior leader, our respected leader, and we respect her, and our central high command reposes faith in her. That's why she is the national secretary of BJP. That's my answer. Right, thank you so much sir, and very very happy Diwali to you as well. आपको सब परिवार सबको, आपके जितने भी आसपास आपके कलीग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को हमारी तरफ से, नेशन नाउ की तरफ से आपको
दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं करें। बजाज जी, दोनों को शुभ दीपावली। आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Right, and that was a very diplomatic answer. As he said, as a spokesperson, I can't really say very much. And those boundaries very well. Yes. Yeah, but the fact is that the story which appeared in the Hindustan Times, I mean, it doesn't really quote anybody officially. It says sources say that Amit Shah said this, Mr. Nadda said this, so and so said this, and so on and so forth. But usually very accurate. The person who's written the story is usually very, very accurate and can be believed. So in effect, I think the Congress has succeeded, Pradeep ji. ये जो ओबीसी के बारे में बात कर करके अब उन्होंने फोर्स कर दिया बीजेपी को अपना स्टैंड चेंज करने के लिए, अपना स्टैंड बदलने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। Now who has started this is a big, अभी जरंगे पाटिल किसके इशारे पे शुरू कर दिए पूरे आंदोलन? If you see, nobody knows because नाना पटोले जी कह रहा है कि जरंगे पाटिल जी is fronting for एकनाथ शिंदे जी, लाठीचार्ज होम मिनिस्टर ने कराया देव फडणवीस जी ने, मगर आज पूरे महाराष्ट्र जो आग लगे पूरे देश में लगे। In fact, Nitish Kumar has announced some 75% or something. 65%. Yes. So things are going on where OBCs are concerned, and everybody knows that it is around 50 to 54% everywhere. So that's a new thing where voters are concerned. The voting population is concerned. And now it depends how the Congress, because राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए, उन्होंने सर 84% का आंकड़ा निकाला है, ओबीसी एससी एसटी को मिला के, मतलब this needs to be addressed. The rights need to be protected. They need to be empowered. Now he's talking of empowerment of 84% of the population. Now that's a great thing. Actually, if you see politically, it बहुत बड़ा जबरदस्त stand है that Rahul Gandhi is standing for 84% of the population.